नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बिहार के लिए चीज़ें पढ़ा रहा था, उसमें मैंने सबसे पहले आपको बिहार स्पेशल पढ़ा दिया। जो भी बिहार में एग्जाम होने वाले हों, चाहे 71th बीपीएससी हो, एएसओ का हो या एसआई का हो या बिहार का टीआरई हो, कोई प्राइमरी टीचर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में बिहार स्पेशल सवाल पूछे ही जाते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। दूसरे स्टेप में मैंने जो बिहार पीसीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हैं, 38वीं बीपीएससी से लेके 17th बीपीएससी तक, उसको कराना शुरू किया। और उसके पहले मैंने आपको जो करंट अफेयर होता है, बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है बिहार का, जो जनरल करंट अफेयर होती है, वो सब करा दिया। इसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसमें मैंने जो बायोलॉजी खत्म किया आपको, जो है जो वो क्या बोलते हैं उसको, फिजिक्स खत्म किया। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ा रहा था, हिस्ट्री में मैंने 3 वीडियो बना दिए। ज्योग्राफी भी मैंने 50 क्वेश्चन, जो टॉप मोस्ट के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो आपको पिछले वीडियो में मैंने करा दिया है। अब हम जहाँ 51 नंबर से आज देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसमें आपको देख के ये लगेगा ये सब 20 मिनट में, ये सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं होते, ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। जब आप इनको ढंग से रियलाइज करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगी। चलिए, बिना बकवास के मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। और हमारा जो पहला जो मतलब कि सवाल होगा, वो ये होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। और इस तरीके से बिहार का हमारे जो नंबर आता है, वो 12वां आता है। और यूटी के हिसाब से अगर देखें, यूटी के हिसाब से ये तो राज्यों में 12वां नंबर है। अगर सारे यूटी को भी जोड़ लिया जाए तो बिहार का नंबर 13वां हो जाता है, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बन जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो यूटी को जोड़ेंगे तो 13वां, और राज्यों को जोड़ेंगे तो 12वां। हमारे सामने ये सवाल आया था कि इन चारों में से जब ऑप्शन नहीं दिया था, तो एमपी ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाता है, क्योंकि राजस्थान उसमें ऑप्शन में नहीं था। तो एमपी, फिर उसके बाद यूपी, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, इस तरीके से जो ऑप्शन थे वो ये वाला सवाल था। लेकिन आपको ये मेन रूप से याद रखना है। और देखो, सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत में? सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है, गुजरात का। वो सबसे बड़ा जिला है। उत्तर पूर्व का भारत का जो स्कॉटलैंड कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि मेघालय का जो शिलोंग एरिया है, जो शिलोंग उसकी राजधानी है, वो इतना अच्छा है देखने में, तो उसको इसलिए कह देते हैं कि ये उत्तर भारत का तो स्कॉटलैंड है। 2011 की सेंसस के हिसाब से कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे जनजातियां पाई ही नहीं गई? तो बताएंगे आप। पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुडुचेरी है। ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है, कोई एक नाम दे देगा। अब फिर पूछेगा कि आप बताओ कि इसमें से, इसमें जनजातियां हैं कि नहीं है, तो आप बताओगे कि इन राज्यों में जनजातियां नहीं है। कुछ जनजातियों का मिलान देख लो कि कहाँ पाई जाती हैं। जैसे गद्दी जनजाति है, गद्दी ट्राइब है, तो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, JNK में, मतलब जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, इन एरिया में पाई जाती है। जो बोडो जनजाति है, ये असम में पाई जाती है। जो गारो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ पे ये बोडो जनजाति पाई जाती है। मेघालय की में ये जो गारो जनजाति है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में मेनली पाई जाती है। गारो खासी जयंती है जो हिल है, उसमें जो गारो हिल है, वहीं पे ये मेघालय की जनजाति गारो पाई जाती है। भील जो है जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये बहुत जगह पाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कई जगह पे ये जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। कोटा और टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तब आप बताएंगे कि ये तमिलनाडु में पाई जाती है। जो मतलब कि मेन पॉइंट हो सकते हैं, सिर्फ मैंने उन्हीं को नोट किया है, उन्हीं के हिसाब से बता रहा, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करवाना है। इसी में 4 ऑप्शन बना के घंटों भर लगा के, उससे आपका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है। अब मैं जो क्लासेस करवा रहा इनको और फास्ट करवाऊंगा। अभी तक 2 डाल पा रहा था क्लासेस, क्योंकि इसमें लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक क्लास के लिए मुझे 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो अब कोशिश कर रहा कि मैं 3-3 4-4 क्लास जितनी पॉसिबल हो सकती हैं, कम से कम PYQ तो करवा ही दूं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं कि भरमौर जो जनजाति क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। मैतेई जो समुदाय हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मैतेई का झगड़ा आप सुनते ही रहते हैं, कुकी नागा मैतेई का, तो ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे कितनी है? तो कोई 2000 बताता है, कोई 6000 बताता है। तो आप ऑप्शन में ये देखना कि 2000 से 6000 की रेंज, मीटर की रेंज में जो भी ऑप्शन है वहीं पे आप टिक कर देना। और देखो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो। अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, और तभी इनका नाम वहां से गंगा पड़ जाता है। मैंने कुछ कोड बना रखा, जिसको आप अगर देखोगे ऑप्शन में, तो अगर इस तरीके से करोगे तो सारा का सारा आपका ऑप्शन जो है सही हो जाता है। जैसे मपिम्भा है कोड, एक है रुक दे कोड। ठीक है, मपिम्भा रुक दे, मपिम्भा रुक दे। ठीक है, ये कोड याद याद रखना। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। मपिम्भा, म से मंदाकिनी, पी से पिंजर, भा से भागीरथी, रू से रुद्रप्रयाग, का से कर्णप्रयाग, और दे से देवप्रयाग। अब मैं ये बता रहा, देखो,
जैसे माँ है, मपिम्भा से क्या बताया मैंने, मंदाकिनी। और प्लस इसमें ये जो रुद्रप्रयाग है, हर नदी में मपिम्भा में, मपिम्भा, ठीक है, तो हर सब में क्या करना है आपको, अलकनंदा जोड़ देना है। अलकनंदा इसमें सब में अलकनंदा जोड़ देना है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा आपने जोड़ा तो क्या मिला, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा। आपने पिंडर और अलकनंदा जोड़ा तो आपको क्या मिला, कर्णप्रयाग। आपने भागीरथी और अलकनंदा जोड़ा तो आपको क्या मिला, देवप्रयाग। और यही सब मिलते हैं। और आपसे सवाल ये पूछा गया था, तो ये पूछा जाएगा आपके कि जो रुद्रप्रयाग है वहां पे कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो आप ये बताओगे। सब तरीके से मैंने आपको बता दिया जल्दी से। बाद में जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो इतना बढ़िया बताऊंगा कि आपको सारी चीज, नदियां, मिलन स्थल, ये जो पूरा रिवर सिस्टम है, सब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। कोड है एक। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वाह नदी का मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा बहती है, तो वो नदी है गंगा, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। बताओ ऑप्शन में कि बिहार में कितना बहती है, तो आपको बताना है बिहार में 445 किलोमीटर की वाह क्षेत्र इसका गंगा का है। ठीक है। गंगा नदी की घाटी के जो भाग हैं, जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है, जो पूरा बेसिन क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, उसमें उप नदियां जो ऑप्शन दिया गया था कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे कि उत्तरी कोयल है क्या, गंगा नदी की उप नदियों का जो मतलब कि संभरण क्षेत्र है, उसमें है क्या, तो आप है। कैसे है वो बताता हूँ। दक्षिणी कोयल है क्या, हाँ बताएंगे कि है। बराकर है क्या, तो आप बताएंगे है। देखो उत्तरी कोयल कैसे है, ऐसा तो लग नहीं रहा होगा आपको कि उत्तरी कोयल गंगा नदी का भाग कहाँ से हो जाएगी। गंगा नदी की सहायक नदी है कौन सी, सोन। गंगा नदी की सहायक नदी सोन है, और सोन की सहायक कौन है, उत्तरी कोयल। तो इस वजह से उसके मतलब कि कौन कौन सी नदियां एक उसमें जुड़ी हुई हैं, जो स्ट्रीम बोलते हैं, और सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये समझ गए आप। इस तरीके से उत्तरी कोयल भी गंगा का ही भाग है। मान लो ये गंगा नदी है, इससे सोन आके जुड़ती है, सोन से कोई नदी आके जुड़ती है, तो ये पूरा पूरा जो बेसिन बनेगा, जो सबसे बड़ी नदी के हिसाब से बनता है, उसी को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा गंगा नदी का भाग, तो हो जाएगा। ठीक है। दक्षिणी कोयल क्या है, अब इसी उत्तरी कोयल में जाके दक्षिणी कोयल मिल जाती है, बाद में इसको कोयल नाम से जाना जाता है, तो ये भी हो जाएगी। बराकर नदी, बाद में जो गंगा आगे बहती है, तो इससे इसकी जो नदी निकलती है, एक हुगली नदी गंगा से डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है। ठीक है, तो जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली हो जाती है, इसकी सहायक दामोदर होती है, और दामोदर की सहायक ये हो जाती है बराकर नदी। तो आप समझ गए, तो ये भी उसकी गंगा नदी का ही भाग हो जाता है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इस लेवल भी तक भी समझना होगा कि कौन सी किसकी सहायक है, क्या गंगा से कनेक्शन इसका बन रहा। अगर बन रहा तो उसके भाग में, या उसके कैचमेंट एरिया में, उसकी बेसिन क्षेत्र में, उसकी उप नदियों में ये आएगा। ठीक है, इतना समझना है। बिहार के किनारे कितने, बिहार में जो गंगा नदी है, उसमें कितने जिले, मतलब कि कितने जिलों से होके बहती है, तो आप ये बताएंगे 12 जिले हैं जिनसे गंगा होके नदी बहती है। तो ये कौन कौन से हैं, सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर, कटिहार। ये सारा क्रम है, और इसी तरीके से आप याद कर लेना, ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से गंगा नदी बहती है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे बहती है, तो ये बहती है पटना नदी में। पटना में मतलब पटना में शायद 96 किलोमीटर की 112 किलोमीटर है, ये चेक कर लेना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा। जो हमने बिहार स्पेशल पढ़ा है, अगर उसको आप करते हैं तो ये इसमें से कोई भी सवाल करने की जरूरत, जो बिहार से हैं उनको आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुनपुन जो नदी है ये कहाँ मिलती है, तो फतुहा के पास, ये पटना में फतुहा है जगह, वहीं पे ये गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी को नारायणी शालिग्रामी, क्योंकि इसमें शालिग्राम नामक पत्थर पाए जाते हैं, जिसको पूजा के लिए यूज किया जाता है, तो इसको शालिग्रामी नदी भी बोलते हैं, नारायणी नदी भी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील है जो तिब्बत के पास है, वहीं से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियों में इसको जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको यारलुंग जांगपो नदी भी बोलते हैं, और जब भारत में एंट्री करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी है, मानस है, धनसिरी, विनसिरी, बेसिरी, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोटा मोटा सब याद रखो। अभी तो और सहायक नदियां बनती हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। जो अभी प्रीवियस ईयर में सवाल जहां से बने हैं, उनको जल्दी जल्दी से आप कवर कर लो, क्योंकि ज्यादा करने में कुछ भी नहीं होगा फिर। रिफ्ट घाटी या जो भ्रंश घाटी, जिसको फॉल्ट थ्रो करते हैं, से होकर बहती कौन कौन सी नदियां, अब आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा कि रिफ्ट वैली से या जो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। तो जो ये इंडिया का मैप है, और ये इस तरीके से अब देखो, जो इस साइड बहती हैं जितनी भी नदियां हैं, वो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इधर बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं, ये भ्रंश से होकर नहीं बहती। ये मार्ग मतलब कि दूसरा ग्रहण करती हैं। तो इधर जो बहती हैं, वे जो अरब सागर में, वो सभी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। इस साइड जो बहती हैं वो सब डेल्टा बनाती हैं। तो ये आपको याद रखना। अब इधर कौन कौन सी नदी बहती हैं, तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, ये सब भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। ये दिमाग में रखना। अब कैसे बहती है, ये सब चीजें हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी उसका टाइम नहीं है। तो और इधर वाली साइड नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं, और जो इधर बहती हैं वो क्या बनाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी मिलती है वो डेल्टा बनाती हैं। सब क्या होते हैं सब समझेंगे।
अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो आप बताएंगे सोन है, नर्मदा है, जोहिला, ये तीनों नदियां जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। और जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है? सिंहावा पहाड़ी है जो छत्तीसगढ़ की, वहां से महानदी निकलती है। ठीक है, अभी इतना इतना ही जल्दी जल्दी याद रखो। पीडीएफ दे दूंगा, सामने रख के सुन लेना, सब याद हो जाएगा, ज्यादा मतलब कि घबराओ नहीं। कावेरी जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे कर्नाटक का कोडागू जिला है, वहीं पे ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहीं से ये कावेरी नदी निकलती है। आपको बताना है कहाँ से कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो आप बताएंगे कि जो कर्नाटक का जो कोडागू जिला है वहीं की जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहीं से ये कावेरी नदी निकलती है। और बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र जो दक्षिण भारत के तीनों राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और साथ में जो पुडुचेरी है, वहां इसका प्रवाह क्षेत्र बहता है। मतलब कि इन राज्यों से होके बहती है, निकलती कर्नाटक से है लेकिन बहती तीनों चारों राज्यों में है, एक जो है यूटी में। महानदी जो है, अभी हमने महानदी के विषय में पढ़ा, जो कहाँ से निकलती है? सिंहावा पहाड़ी की छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी तेल नदी है जो उड़ीसा में बहती है, इसकी सहायक है। शिवनाथ नदी है, जोक नदी है, हसदेव नदी है, ये सब किसकी सहायक है? ये महानदी की सहायक नदियां हैं। और देखो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। पश्चिम से पूर्व नदी कौन सी नदियां बहती हैं? पश्चिम से पूर्व का क्या मतलब है कि ये देखो, ये इंडिया का मैप हो जाता है। अब देखो इधर से जो बहती हैं ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो जो इस तरीके से बहती हैं उसको बोल दिया जाता है पश्चिम से पूरब। तो गोदावरी, कृष्णा, ये सब पश्चिम से पूरब बहती हैं। अब पूरब से पश्चिम इस तरीके से कौन बहती हैं? तो आप बताएंगे नर्मदा, गंगावली, अभी ताप्ती, माही, ये सब नदियां कहाँ बहती हैं? पूरब से पश्चिम बहती हैं। ये भी आपको मैंने बताया। कृष्णा जो नदी बहती है, ये इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, ये बताओ कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी। तो आप बताएंगे भीमा इसकी सहायक है, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया था। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, देखो भारत में दो तरीके की नदियां होती हैं। एक हिमालयी नदियां हैं जो हिमालय के क्षेत्र में बहती हैं, जैसे मान लो कि जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना, गंगा, ये सब चीज नदियां कौन सी हैं? ये सब हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, ये सब इस नदियां हैं। उनका जो सिंधु नदी, ये सब इधर की नदियां हैं। और कुछ है नदियां हमारे प्रायद्वीपीय भारत की। तो जो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनको वर्षा जो है केवल जो जल प्राप्त होता है केवल वर्षा से ही प्राप्त होता है। इनके पास कोई अपना प्राकृतिक रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हिमालय है, इसमें ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर से पिघलता है तो जल नदियों में आ जाता है। तो जो जो इधर की नदियां, हिमालयी नदियां हैं, इनको तो जल मिल जाता है। ये 12 महीने इनको जल मिलता रहता है ग्लेशियर पिघलने से या बर्फ पिघलने से। और इनको जो है जो बारिश होती है सिर्फ उन्हीं से जल मिल पाता है। तो क्या प्रायद्वीपीय जो नदियां, इनके विषय में ये पूछा गया कि इनको क्या केवल वर्षा से ही जल प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। छोटे इसके बेसिन, हाँ इनके बेसिन छोटे हैं, जल ग्रहण क्षेत्र भी इनका छोटा है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इधर की नदियां के विषय में हमने समझ लिया। देखो गोदावरी जो नदी है, अभी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज्यादा बता के करूंगा क्या? जहां से आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है सिर्फ उतना ही तो बताना है। अब इसकी डिटेल बताने लगो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। गोदावरी जो नदी है वो उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, मंजिरा, ये सब कौन सी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदी है। और इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर जो पर्वत है वहीं से ये उद्गम होता है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। और जो अभी मैंने बताया था कावेरी नदी, वो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोडागू जिले के जो ब्रह्मगिरी जो पर्वत था वहां से निकलती है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, पूछ लेता है फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और ये बहती कहाँ कहाँ पे है? इसका जो प्रवाह स्थल है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में से निकलती है तो वहां तो बहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जगह जो है गोदावरी नदी बहती है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है ये कौन से श्रेणी में है? तो मैकाल श्रेणी जो है उसी में ये अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। तो आपको याद रखना, इन्हीं जो अमरकंटक पहाड़ी से कौन सोन, नर्मदा, ये सब नदियां निकलती हैं। हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करो। क्या जब जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जैसे मैंने छोटा सा मैप बना के बताया था, ये इधर की जो नदियां हैं ये सब हिमालयी नदियां हैं, इधर की जो नदियां हैं ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो इनको 12 महीने पानी जो है ग्लेशियर से प्राप्त हो जाता है। तो ये 12 मासी हैं क्या? आप बताएंगे हैं हिमालयी नदियां। और ये जो प्रायद्वीपीय है ये वर्षा पे निर्भर निर्भर है। अब जिस नदियों को 12 महीने पानी मिलेगा उनमें भरा रहेगा तो उनमें ढाल ज्यादा हो जाएगा ना। और प्लस ऊपर से आती हैं, पहाड़ से आती हैं, तो इनमें ढाल ज्यादा हो जाएगा। ये पहाड़ से नहीं आती, चट्टानी इलाका है इधर वाला जो पठारी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ढाल कम हो जाता है। अपेक्षा के जो नदी ऊपर से आएगी जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो क्षरण ज्यादा करेगी कम करेगी? आप बताओ। तो वो क्षरण ज्यादा करेगी क्योंकि स्लोप ज्यादा है, ढलान ज्यादा है, ग्रेडियंट ज्यादा है। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये थोड़ा सा समतल टाइप की हैं, तो ये अपेक्षाकृत क्षरण कम करेंगी। बस इतना ही समझना है, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बाद में समझेंगे, अभी टाइम नहीं है।
अटक में जो अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी जब बहती है तो अफगानिस्तान के से मतलब कि प्रभावित होने वाली कौन सी नदी से आगे 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 मिल जाती है? तो आप बताएंगे अफगानिस्तान की वो काबुल नदी है, जहां ये सिंधु नदी जब अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के दौरान अंत में जो है काबुल नदी से मिल जाती है। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन है, चुपचाप कलेक्ट करो, आगे बढ़ो। और जो चंद्रा और भागा नदियां हैं ये कहाँ बहती हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी है, वहीं पे चंद्रा और भागा नदियां बहती है, बाद में इनका नाम चंद्र भागा नदी हो जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं कौन कौन सी? गंगा जी गिरती है, आपको पता है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पहाड़ी से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो दामोदर है, कोयल है, सुवर्ण रेखा नदी है, जिसको स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है। तो ये सब कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर पहाड़ से जो पठार है वहीं से ये सारी नदियां निकलती हैं। भूमि बंधित नदी कौन सी है? ऑप्शन आया था, तो आप बताएंगे कि लूनी नदी जो है, जो राजस्थान वाले इलाके में है, ये कहाँ से निकलती है? ये भूमि बंधित नदी है, लैंड लॉक्ड टाइप की नदी है, क्योंकि ये स्थल भाग से निकलती है, फिर बाद में जाके ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और ये जो निकलती है ये पुष्कर घाटी है वहीं पे, वहीं से ये लूनी नदी निकलती है राजस्थान से, और ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, दिमाग में रखना है आपको। और देखो, कोसी जो मैदान है ये समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप बताएंगे कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। त्रिवेणी जो नहर है ये कहाँ बहती है? तो आप बताएंगे त्रिवेणी जो है पश्चिमी चंपारण में बहती है, और ये जो नहर है ये गंडक नदी है, उसी में बहाई बनाई गई है। ठीक है, कुछ जो मिलान है जो प्रपात के वो भी आप समझ लो, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं जिससे आपके दिमाग में चीजें बसी रहें। देखो, जोग जो जलप्रपात है ये किस नदी पे बनाया गया है? सारावती नदी पे बनाया गया है। कपिल धारा जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा पे है। हुंड जो जलप्रपात है वो इंद्रावती पे। देखो, हुंडरू एक अलग है, हुंड जो जलप्रपात है इंद्रावती पे है, जो हुंडरू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, वो थोड़ा सा अंतर है, तो इसलिए याद रखना है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? वो कावेरी नदी पे है, जो शिव समुद्रम योजना बनाई गई है। चुलिया जो है वो कहाँ पे है? चंबल में। चित्रकूट इंद्रावती पे है, ये इसको भारत का नियाग्रा बोला जाता है। बरची पानी उड़ीसा में है। ठीक है, कुंची कुल कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो सारा कुछ आपको याद रखना है कहाँ पे कौन सा जलप्रपात है। ये मिलान देख लो, ये जो चार है इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? चार जो है एक वर्ड है, ये किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे ये डेल्टा से संबंधित है। कंकर शब्द है ये बांगर से संबंधित है। कायल शब्द है ये तटीय मैदान से। मांड शब्द है ये पंजाब का मैदान है, इससे संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हुंड्रू जलप्रपात है ये कहाँ पे है? ये सुवर्ण रेखा नदी पे है, और ये सुवर्ण रेखा नदी जो है वो कहाँ से उद्गम होती है? अभी मैंने आपको इसके पहले इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है वहीं से निकलती है। स्पेशल इन्फॉर्मेशन इसमें ये पूछ ली गई, ये जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें कौन से गांव से निकलती है? तो छोटा नागपुर एरिया में जो झारखंड गांव है, झारखंड प्रदेश है, उसी में जो नगरी गांव है वहीं से ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। बिहार में इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? ये है काली नदी। ठीक है, तो याद रखना है, इसी को भारत में जब एंट्री करती है तब इसका नाम जो है शारदा नदी हो जाता है। सुगौली की संधि जब ब्रिटिशर्स ने की थी भारत और नेपाल के बीच में, तो उन्हीं उसी संधि से जो काली नदी है इसको भारत और नेपाल की सीमा मान लिया गया था। ठीक है, और देखो, डीवी द्वीप किसको कहते हैं, या डीवी द्वीप किन सरिताओं के मध्य अवस्थित है? तो ये कृष्णा जिले में, आंध्र प्रदेश के, वहीं पे कृष्णा नदी के आसपास ये अवस्थित है, तो आपको ये याद रखना है। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर जो बसा है वो कौन सा है? वो कानपुर है, जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। ये चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का एक मतलब कि औद्योगिक शहर है, तो ये आपको याद रखना है। पहलगाम किस नदी के किनारे है? भाई अभी मतलब कि हमला हुआ था तो पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि इस नदी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ये लिच्छर नदी है, ये झेलम की सहायक नदी है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। पहलगाम जो वो है शहर या पहलगाम जो जगह है वो कहाँ है? वो इसी लिद्दर नदी के किनारे है। मीठे पानी की झील और जो खारे पानी की झील वो कौन कौन सी है? तो उलर लेक है, लोकटक है, ये मीठे पानी की झील है। और जो चिल्का है, सांभर है, ये खारे पानी की झील है। एक है कहाँ पे? ये भी तो आप बता दो। तो उलर कहाँ पे है और लोकटक कहाँ? लोकटक तो मणिपुर में है। उलर कहाँ पे है ये बताओ आप कमेंट करके। मुझे लग रहा है उलर कहाँ पे है? केरल में है ना? केरल में है कि मतलब कि वो जम्मू कश्मीर में? उलर शायद केरल में है, तो अभी इसको एक बार चेक कर लेना। चिल्का कहाँ पे है? ये चिल्का जो है उड़ीसा में है। सांबर कहाँ है? राजस्थान में है, ये आपको याद कर लेना है। और देखो, तिल्हाड़ कुंड ये कहाँ पे है? कैमूर में है। तो ये उलट थोड़ा सा चेक कर लेना, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है कि कर्नाटक में मतलब केरल में है? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, याद नहीं आ रहा, तो एक बार चेक कर लेना। कांवर झील, तिल्हाड़ कुंड मैंने बता दिया कैमूर में है।
और कांवर झील कहाँ पे है, जिसको बिहार का पहला रामसर स्थल बोला जाता है। और उसके बाद दो रामसर स्थल बिहार के और कौन से हैं, नागी और नकटी हैं, वो भी याद रखना। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल की ये झील है ये कांवर झील। एक प्रकार की गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होती है, जो मतलब कि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से कुछ झीलें बन जाती हैं, उसको गोखुर झील, जहाँ पानी छूट जाता है। तो वो सब चीजें आप समझेंगे बाद में। थार मरुस्थल की सिंचाई जो होती है वो किस नदी से होती है, किस नहर से होती है, तो इंदिरा गांधी नहर से होती है, जो ये हर के बैराज से निकलती है। और ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, लंबी नहर है। तो हर के बैराज से सतलुज नदी पे बना है ये हर के बैराज, तो वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और ये थार मरुस्थल की सिंचाई करती है। ये हो गया। और देखो, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो लेह भारत का सबसे शुष्क स्थान है, पहला नंबर। दूसरा नंबर जैसलमेर का है। ये जैसलमेर मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि उसमें लेह ऑप्शन नहीं था। जहां ले ऑप्शन लेह है तो आप लेह को ही मारेंगे। कोपिन के हिसाब से बिहार यूपी की जलवायु क्या है, तो CWG है। तो ये याद रखना, ये पूछा गया सवाल है, सब पूछे गए तो सवाल सारे ही है। मानसून के लिए जिम्मेदार कौन है, जो भारत में मानसून आता है जो, तो उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से, देखो बहुत सारे कारक हैं, वो सारे कारक हमको समझने हैं। ITCZ जो उष्णकटिबंधीय, ITCZ का खिसकना, ये सब क्या होता है, 0 डिग्री से 10 डिग्री के 5 डिग्री के बीच में क्या क्या चीजें घटित होती हैं वो भी समझेंगे। उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम का क्या रोल होता है वो भी समझेंगे। तिब्बती उच्च भाग होता है, मतलब किसके लिए जिम्मेदार होता है, लाल नीना इसके लिए जिम्मेदार होती है। स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस रहता है स्थल भाग में और समुद्र भाग में, उनकी इन सब की वजह से मानसून जो है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन में इसी तरीके से पूछा जाएगा कि इसके लिए क्या ये सब कारक जो हैं या ये सब फैक्टर जो है मानसून के लिए जिम्मेदार हैं क्या, तो आप बताएंगे हाँ बिल्कुल है। ठीक है। और देखो, अमृतसर और शिमला जो है सेम अक्षांश पे, सवाल ये पूछा गया कि अमृतसर जो है और शिमला दोनों सेम अक्षांश पे हैं, क्योंकि ऐसे बसा है, यहाँ पे अमृतसर है, यहाँ पे शिमला है, दोनों चीजें दोनों सेम अक्षांश पे हैं। तो इसके इनमें भी जलवायु का अंतर क्यों पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि ऊंचाई की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि शिमला नीचे है और शिमला ऊपर है और अमृतसर नीचे है, इसकी वजह से भी इनकी दोनों की जलवायु में अंतर पाया जाता है। ठीक है। 22 मिनट का वीडियो बन गया। हमने 50 सवाल, कहने को 50 है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, 100 से ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो 100 सवाल हमने लगभग देख लिए। आगे और बहुत सारे सवाल हैं, वो भी जल्दी जल्दी कवर करेंगे। 20-25 मिनट के वीडियो रखता हूँ जानबूझ के, जिससे आपको मतलब कि थोड़ा सा बोरियत फील ना हो। ठीक है। और इस नंबर पे आप मैसेज करके 96 67 30 56 79, इस नंबर पे आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं, सामने रख के जल्दी जल्दी अब रिवाइज करो। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 13 तारीख को एग्जाम है सबके, जो है मतलब कि सेंटर भी आ चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुका है कि कौन सा सारा आपको मतलब कि मिला है, टिकट वगैरह, जो जितने पॉसिबल चीज़ें हैं जल्दी से कर लो, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो प्रेशर बना रहेगा और ये चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाएंगी। ठीक है। तो दोनों काम, अब एक स्टूडेंट हो, इतने समझदार हो, बहुत सारी चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं होती है, प्रोसेस में सबको समझ आ जाता है। जैसे मुझे समझ में आया, थोड़ा लेट समझ में आया, इस मिनटोर की तरीके से मैं थोड़ा पहले आपको समझा दे रहा जहां तक मेरी समझ है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते रहो, और आगे भी जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका रिवीजन कम से कम PYQ वाला हो जाए। ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।